जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पे। आज हम लोग सीटेट के महत्वपूर्ण पर्यावरण की सीरीज में एनसीईआरटी ईवीएस एंड पेडागोगी की क्लास पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र को, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ेंगे जो हमने एनसीईआरटी की किताबों से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया है। मैंने जो ये प्रश्न तैयार किए गए एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर को, इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखकर यह सीरीज आपके लिए तैयार की गई है। इसका एक मात्र और मूल मकसद है कि हम आपके, ठीक, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यह वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, क्योंकि 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज होगी, यहाँ से हुबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर हुबहू नहीं है तो जो प्रश्न का मूल भाव है, यहाँ से सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसा पिछले दिन दुर्गेश में जुड़िएगा, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करिएगा और सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर हम आपके बीच पहला प्रश्न लेकर आते हैं। पहला प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि दुर्गेश जायसवाल कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय, माने जो दुर्गेश जायसवाल है, कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय बच्चों को बाघ और शेर में, बाघ है यहाँ पे देखिए, बाघ कर लीजिएगा, बाघ और शेर में समानता को बताते हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी समानता सही नहीं है। माने शेर और बाघ में 4 विकल्प में से 3 विकल्प में आपस में समानता है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें आपस में समानता नहीं है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कमेंट करके वो ये बताएं कि कौन सा इसमें समानता नहीं है। सभी लोग पहले फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट सभी साथी जो लोग वीडियो लर्निंग विद दुर्गेश पर इसको लाइव देख रहे हैं, सीटेट की एनसीईआरटी सीरीज है। जी हाँ, एनसीईआरटी सीरीज जो स्पेशल आप सभी के लिए तैयार की गई है। बताइए फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दें। भैया आप लोग कमेंट तो करिए, मालिक जवाब तो दीजिए। देखिए यहाँ पर होगा क्या कि शेर और बाघ की जो दृष्टि होती है 6 गुना ज्यादा होती है। चलिए, शेर और बाघ की जो दृष्टि होती है हमसे 6 गुना ज्यादा होती है, पहला। दूसरा, शेर और बाघ आंसुओं के गंध से शिकार को पहचान लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे शेर और बाघ की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। शेर और बाघ दोनों धेरे में अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं। यहाँ पे 6 की जगह आप 4 गुना कर लीजिएगा, यहाँ गलती से 6 गुना टाइप हो गया है। अब आप प्रश्न को दोबारा विकल्प को पढ़िए। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही, क्योंकि मैं आपको दोबारा इसलिए टाइप करवा, मैं दोबारा इसलिए आपसे कह दे रहा हूँ ताकि मैं पढ़ाने के बाद जब इसकी पीडीएफ दूंगा तो जो दिक्कत होगी वो करेक्शन भी आपका साथ हो जाएगा। मैंने शेर और बाघ की दृष्टि से 4 गुना ज्यादा होती है, अब आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गलत है। शेर और बाघ की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा, सही बात। शेर और बाघ की दहाड़े बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। शेर और बाघ दोनों अंधेरे में अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। यहाँ तक कि जब हवाएं चलती हैं या पत्ते हिलते हैं तो बाघ या शेर ये जान जाते हैं कि ये किस वजह से हिल रहा है, हवा की मूवमेंट से या किसी जानवर के मूवमेंट से, इसलिए। और यहाँ पर आंसुओं की गंध नहीं है, यहाँ क्या होता है, मूत्र की गंध, मूत्र की गंध से शिकार को पहचान लेते हैं। माने यह जो गलत है वही सही है। माने दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। तो सबसे पहला काम, आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, व्हाट्सएप के अन्य ग्रुपों में, ताकि अन्य सभी मित्रों तक यह सीरीज आपको पहुंच जाए। क्योंकि मैं 10 सीरीज पढ़ाऊंगा और आपकी संख्या बल बेहतर रहेगी तो मैं उससे ज्यादा सीरीज पढ़ाऊंगा, वरना केवल 10 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके शायद दिख रहा होगा, शायद आपके सामने है कि सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन से रोग की दवा बनाई जाती है। एकदम आसान प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्योंकि प्रैक्टिस से टाइप करवाने में पैसे लगते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में और ज़्यादा समय लगता है, कभी कभी मेरी क्लासेस भी छूट जाती हैं इसी के चक्कर में। यहाँ आपको बताना है किससे। कोरोना का नहीं होगा, ये तो आपको पहले पता है। डेंगू, हैजा और मलेरिया, डेंगू, हैजा और मलेरिया में इसका राइट आंसर जो होगा वो बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सिनकोना बेस्ट की छाल कुनैन से, क्या है, कुनैन, कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। माने सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सभी प्रश्न के उत्तर सही हैं। ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव देख रहे हैं। ये क्लासेज कल से अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी तो 8:30 बजे आप लाइव आ जाइएगा, बिना समय गवाए 8:30 बजे, ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे से क्लासेज आपको प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलेगी। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप, ताऊ ताई और बच्चे रहते हैं तो कौन सा परिवार कहलाएगा? एकदम सरल प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। तो जो लोग देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, ये एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण सीरीज है सीटेड स्पेशल। तो सीटेड स्पेशल में अगर आपको भैया बेहतर स्कोर करना है तो सीटेड देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दी गई है, उससे एनसीईआरटी के हम आपके बीच लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। सभी लोग फटाफट जवाब दे। देखिए यहाँ पर किसी परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप, माने एक पीढ़ी से ज्यादा अगर लोग आपस में रहते हैं साथ, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं? संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। कौन से परिवार? संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? सी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई चीजें हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यचर्या को शामिल करना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं और एनसीईआरटी के तर्ज पर आपके लिए तैयार की गई है। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों संस्था जौनपुर के टीडी कॉलेज के पास से संचालित की जाती हैं, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास, नोट, प्रैक्टिस सेट सभी मिलना शुरू हो जाएगा। और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न नंबर 4 का आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 4 से प्राय परीक्षा में प्रश्न आते हैं। मैंने एक बात आपको बताया था, अगर पर्यावरण के प्रश्न में उपरोक्त सभी आ जाए तो ये 80% सही होता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों में स्कूल के वातावरण को सम्मिलित करना चाहिए। हमें और आपको पता है कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें स्कूल के जो पर्यावरण है, स्कूल का जो वातावरण है उसमें बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त उपयुक्त जो उपयुक्त पाठ्यक्रम है उसे भी उनके रखना चाहिए, उनके पाठ्य पुस्तक में। बच्चों के अनुभव को भी पाठ्य पुस्तक में रखना चाहिए। मतलब इस प्रकार से यह भी सही, यह भी सही, इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त सही यहाँ पर राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ऑल ऑफ दीज दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। माने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको अगर आती हो तो कमेंट करके सभी साथी पूछ सकते हैं, क्योंकि सीटेट की मैराथन क्लास में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आया है कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर होता है? पाठ्यक्रम जो होता है वो विषय क्षेत्र होता है और पाठचर्या जो होता है विषय क्षेत्र का समांकन होता है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दोपहर का भोजन, जिसे मिड डे मील कहते हैं, के अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा है कि मिड डे मील के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, क्योंकि देखिए आपका जवाब ही प्रश्न को बेहतर कर सकता है। सीटेट में मैंने आपके लिए सारे प्रश्न बैंक को तैयार करा है, बैठकर एक एक प्रश्न को बनाने में 10-10, 12-12 मिनट का समय लगता है भैया, तब जाके प्रश्न बनता है। देखिए पहला विकल्प कह रहा है विद्यालय में बच्चों से खाना बनवाया जाता है। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पर विद्यालय में बच्चों से खाना बनवाया जाता है, जी नहीं, विद्यालय में बच्चों से खाना नहीं बनवाया जाता। विद्यालय में शिक्षकों से खाना बनवाया जाता है, जी नहीं, विद्यालय में शिक्षकों से भी खाना नहीं बनवाया जाता। खाने की सामग्री बच्चे अपने घर से लाते हैं, जी नहीं, मिड डे मील में ऐसा नहीं होता। अब क्या होगा कि विद्यालय में भोजन बनाने के लिए रसोइयाँ होती है जो बच्चों के लिए भोजन निर्माण करती है। माने यहाँ पर दिए गए प्रश्न में जो सबसे सही उत्तर होगा वह यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। डी यहाँ पे सही जवाब होगा। मतलब अगर सीटेट की परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो हर चीज को गहराई के समझना होगा और ये मानना होगा आप बच्चे हैं और परीक्षा हल में पढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने साथी मित्रों को शेयर कर दें। मतलब आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ऐसा लग रहा है कि आप लोग का पैसा कटता है।
भैया पैसा आप लोग का नहीं, हम लोग का करता है कि हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, प्रैक्टिस को टाइप करवाते हैं, एक प्रश्न के 5 रुपए टाइप करने वाले को देते हैं, तब जाके प्रश्न बैंक बनता है। ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं भी ऑन करके बैठा रहता हूँ आपकी चैट पढ़ने के लिए, तो मुझे साफ दिख रहा है। कह रहा है भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है। मतलब अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात की, जैसे मैं यहाँ पे एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग भी जान जाए किस क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों की बात की जा रही है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या की जाती है, काटन और दहन, गहन निर्वाह, मिश्रित, चलवासी पशुचारण। बताइए इसमें क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। अभी तक देखते हैं सबसे सही जवाब किसका आता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्तन और दहन। कर्तन और दहन जो कृषि है, ये कहाँ पे है, ये स्थानांतरित कृषि का नाम है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, कोई फटाफट कमेंट करके बताए कि स्थानांतरित कर्तन, कार्तन और दहन कृषि को एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, फटाफट कमेंट करके जवाब दें। कर्तन, कार्तन और दहन कृषि को एक नाम से और जानते हैं, फटाफट कमेंट करें वह कौन सा नाम है जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी लोग फटाफट बताएं, इस स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में और किस नाम से जानते हैं, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। भैया जी सीटेट की एनसीईआरटी सीरीज है पूरी तरह से, मैंने आपको पहले बताया आपको, इसे ही झूम कृषि कहते हैं, इसे ही झूम कृषि या झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जितने लोगों ने ए उत्तर बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है, ए वाले राइट आंसर है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये झूम कृषि से सीटेट में प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसे झूम कृषि कहते हैं, इसे कर्तन और दहन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी शब्दावली आपको मिलेगी। आगे है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा है। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं कि किस पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा है। जल्दी से फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके आप लोग जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद शेयर सभी को कर दें, क्योंकि अगर सभी लोग लाइक करने नहीं कर सकते तो हम पीडीएफ आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करेंगे। बताइए, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही दिया है, निम्नलिखित पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का है। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर चील होगा। यहाँ पे दो जवाब है। देखिए, सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, चील का। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवे का घोंसला होता है। किसका, कौवे का घोंसला होता है। अगर कौवा जितने लोग बताएं वो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल, लेकिन आप पूछ रहे हैं सबसे बड़ा घोंसला, तो जो सबसे बड़ा घोंसला होता है वो चील का होता है। वो क्या होता है, चील का होता है। ठीक, और सबसे ऊंचाई पर होता है, और चील का घोंसला सबसे ऊंचाई पर होता है, सबसे ऊंचाई पर होता है। मतलब ये ऊंचाई पर होता है और ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर होता है। ये दोनों में एक और अंतर है, ये भी आप जानते रहिएगा। कौवे, पेड़ की ऊंची डाल पर कौवे का होता है और सबसे ऊंचाई पर चील का घोंसला होता है। दूसरी बात, कौवे के घोंसले में, कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। माने कोयल के पास खुद का घोंसला नहीं होता। यह क्या करती है, यह क्या करती है, यह आपको कौवे के घोंसले में जाकर अंडा देती है। तो यह बात आप सभी लोग जानते रहिएगा। दूसरी बात, दूसरी बात, एक बात और, फाक्ता के बारे में सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये आप सभी को पता होगा। फाक्ता के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं। मैंने इन सभी तीनों पक्षियों के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, वैसे मैं फाक्ता के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, आपके प्रश्न बैंक में फाक्ता चिड़िया है, लेकिन आप केवल अभी तना बताएं कि फाक्ता का सबसे बड़ी क्या खास विशेषता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब दें, क्योंकि देखिए अगर आप जवाब देंगे तो मैं ये प्रयास करूंगा
कि मैं आपके लिए अन्य बेहतर चीज़ों को आपके सामने रखूं, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो भैया इन तथ्यों से समझना पड़ेगा, इन तथ्यों को और आगे तक जाकर आपको सीखना पड़ेगा। मैं सभी पक्षी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सभी पक्षियों से प्राय आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बताएंगे कि हम बताएं? देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो फाख्ता है ये मेहंदी के डाल में, मतलब मेहंदी के जो पेड़ है उसमें अंडा देने का काम करती है। तो भैया और लोग बताएं, जो लोग लाइव हैं सभी लोग बताएं। नहीं बताएंगे आप लोग? अरे यार, आप लोग तो थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं मालिक, थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि मैंने पढ़ा है, अगर आप पेड क्लास में जुड़े होंगे। सभी लोग बताइए। देखिए, बताने से क्या होता है कि जो साथी हैं उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, वो लोग भी धीरे धीरे चीज़ें जानने लगते हैं। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिनको भी नहीं पता होगा, तो वो भी जानने लगेंगे। ठीक, लेकिन आप लोग हैं तो बताना ही नहीं चाहते। चलिए, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं आपको। देखिए, जो फाख्ता चिड़िया होती है, जी आपने एकदम सही सुना, कि जो फाख्ता चिड़िया होती है ये कैक्टस के पेड़ में अपना घोंसला लगाती है। ठीक है, हाँ जी हाँ, एकदम सही जवाब। ये कैक्टस के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। और जो कैक्टस होता है ना, जो ये कैक्टस होता है, ये क्या है? ये मरुस्थली पौधा है। कैसा है? मरुस्थली पौधा है। दूसरी बात, इसकी जड़ें क्या होती हैं? काफी गहराई तक जाती हैं। इसे हम जीरो फाइट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जीरो फाइट कहते हैं। और ये प्रकार का मरुस्थली पौधा है, इसलिए कैक्टस आप कहाँ मिलेगा यह बात आप जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, और वीडियो को अभी तक जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है, विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, अब बताइए किस पक्षी का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर है? जस्ट अभी मैंने बताया, जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया कि किस पक्षी का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर है। ठीक, तो यहां पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग का, कि कौवा इज ए राइट आंसर। कौवा क्या है? इसका सही जवाब है। यह भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा आसानी के साथ। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला मनुष्य के घरों में होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, निम्नलिखित में से किस पक्षी का जो घोंसला कहाँ होता है? मनुष्य के घरों में होता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। एकदम हलवा प्रश्न है यार। ज्यादातर लोग कौवे को बता रहे हैं। और कोई जवाब इसके अलावा? कोई बताइए सभी लोग। चलिए, अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो हम ही आपको यहाँ पे बता रहे हैं, सभी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पर होगा कबूतर। कबूतर का जो घोंसला होता है यह मनुष्य के घरों में होता है। जो कबूतर घोंसला कहाँ होता है? यह मनुष्य के घरों में होता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। कौवा पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होता है वहां पे क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, पता होगा ना। चलिए, बसंत गौरी के बारे में बता दे। जो बसंत गौरी होती है, यह बसंत गौरी पेड़ के तने पर गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, और गर्मियों में ये टुक टुक करती है। क्या करती है? टुक टुक करती है। दूसरी बात, फाख्ता के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। मैं फाख्ता के बारे में बता देता हूं। ये क्रैक्टस के बीज या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। क्लियर? किसी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, यहाँ पे कबूतर और गौरैया ये दोनों मनुष्य के घरों में अपना घोंसला बनाती हैं। बसंत गौरी जो है, ये मैंने आपको बताया, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर रहती है और उसी में अंडे देती है, गर्मियों में टुक टुक करती है। ठीक, गौरैया का होता है और कबूतर भी घर में रहता है। ये दोनों आप लोग जानते रहिएगा। बसंत गौरी पेड़ के तने में रहती है। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आज का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करके
ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिंक होगी, या पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे एक एक करके आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन, सभी पीडीएफ आपको आपसे प्राप्त हो जाएगी। अब एक प्रश्न आया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अब आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर भी दे लेंगे। ठीक, तो जरा बताइए फटाफट कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। कि दुर्गेश जायसवाल कक्षा 5 के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाने के लिए उनमें कौन सा कौशल बहुत जरूरी है। माने दुर्गेश जायसवाल बच्चों को मानचित्र पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों में कौन सा कौशल सबसे ज्यादा होना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए इलानी भी दुर्गेश पे जुड़े रहें, पेड क्लास भी है। ठीक है, अब घर बैठे सभी नोट्स खरीद सकते हैं, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बच्चों में संप्रेषण कुशलता, माने मैं बोलूँ बच्चे समझे। बच्चे में ग्लोबद्ध की कुशलता, ये भी गलत, ये भी गलत। बच्चों में चित्र बनाने की कुशलता, ये भी गलत। बच्चों में स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की योग्यता, जी हाँ, यह इसका सही जवाब होगा, यह इसका राइट आंसर होगा। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर डी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है, माने डी वाले सभी लोग सही हैं। इसके साथ ही अन्य सभी क्लास की जो लिंक है, इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके साथ अन्य सभी प्रश्नों की जो सीरीज है, यहाँ पे देखिए उत्तर माला भी आपके साथ है। इस प्रश्न बैंक की जो सीरीज है वो जल्दी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर प्राप्त हो जाएगी। जो साथी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। ठीक है, इसके बाद अन्य क्लास भी एक एक करके आपकी लाइव चलेंगी, जहाँ पे आप पर्यावरण के साथ साथ सीडीपी, हिंदी शिक्षण, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। कि मेरा एक ही मकसद है, एनसीईआरटी से आपको इतने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एक करके प्रतिदिन हम लोग 10-10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि जितना क्वेश्चन पढ़े उतना ही हम लोग का आपका तैयार हो जाए। क्योंकि आपकी संख्या इतनी कम रहती है कि और ज़्यादा क्वेश्चन लाने का कोई औचित्य ही नहीं निकलता। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आप लोग एक दिन क्लास में 10-10 लोग को जोड़ें। जितनी बेहतर संख्या होगी मैं उतनी मेहनत करूंगा, उतने प्रश्नों की सीरीज और लाऊंगा। क्योंकि और भी प्रश्न टाइप हो रहे हैं, हिंदी के हो रहे हैं, संस्कृत के हो रहे हैं, सीडीपी हो रही है, मैथ पेडालॉजी हो रही है, हिंदी पेडागॉगी हो रही है, सभी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। जैसे पीडीएफ आपको मिलेगा आप लोग सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। चलिए चलते हैं तब, मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा लेकिन आप संख्या बढ़ाएंगे तब। सभी लोग शेयर कर दें, सभी लोग तैयार हैं। पेड क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं 9:30 बजे क्लास में। इसके बाद अगला क्लास है 9:30 बजे, जीएस की महाभारत सीरीज, जहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। चलते हैं तब, जय हिंद जय भारत।